प्रिय बच्चों, कल की क्लास में मैं कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय तथा अनुच्छेद 1 को पढ़ाया। आप लोगों को कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास पाठ का अनुच्छेद 1 पढ़ाया था। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक एक अनुच्छेद ही लाऊंगी, एक एक अनुच्छेद ही पढ़ाऊंगी डेली। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास बुक नहीं है और बुक ना होने के कारण अगर मैं लंबा पढ़ा दूँ गद्यांश तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं प्रतिदिन आपको एक एक अनुच्छेद पढ़ाऊंगी, उसके शब्दार्थ पढ़ाऊंगी, उसके ग्रामर बताऊंगी और उसका अनुवाद बताऊंगी। ठीक है? तो आज मैं कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास पाठ का अनुच्छेद 2 दूसरा अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ध्यान से सुनिए, उसके शब्दार्थ को सुनिए और उसके अनुवाद को सुनिएगा। ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 2। बच्चों, सर्वप्रथम मैं संस्कृत वाचन करूँगी। आप लोग संस्कृत उच्चारण पर ध्यान देंगे तथा संस्कृत वाचन करना सीखेंगे। ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत वाचन। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किञ्चासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुना अपि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतरकवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एव अस्ति। अन्ये अपि कवयस्तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बते। तथापि अन्तर्बहिः साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी संस्कृत वाचन देखा कि मैंने संस्कृत उच्चारण किया गद्यांश का और बहुत धीरे धीरे किया है ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। तो आप लोग एक एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान देंगे और संस्कृत वाचन करेंगे। अब चलिए आप लोगों को कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। ठीक है? तो शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है, गद्यांश में देखिए, सबसे पहला शब्द है वाग्देवता भरण भूतस्य। वाग्देवता भरण भूतस्य, इसका अर्थ है वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप। वाणी के देवता के आभूषण के स्वरूप। जो वाणी के देवता हैं उनके आभूषण के समान है। कौन है आभूषण के समान? तो कवि कालिदास। कालिदास के लिए ये विशेषता कही गई है कि वाग देवता भरण भूतस्य। ठीक है? वाणी के देवता के आभूषण के स्वरूप समान। प्रथित यशसः, प्रथित यश वाले, प्रसिद्ध यश वाले। ठीक है? वृत्तम, वृत्तम का अर्थ क्या होता है? वृतांत। वृतांत मतलब कथा, कहानी, वृतांत। विवाद कोटिम, विवाद कोटिम का क्या अर्थ है? विवाद की श्रेणी। कोटिम, कोटिम मतलब श्रेणी। तो विवाद की श्रेणी को नातिक्रामति, न अतिक्रामति, नातिक्रामति, न अतिक्रामति मतलब नहीं लांघते हैं। फिर दूसरा शब्द आता है इतर। इतर का क्या मतलब क्या होता है? दूसरा, दूसरे। आत्मज्ञापने, दूसरा शब्द है आत्मज्ञापने। आत्म मतलब स्वयं के लिए होता है और ज्ञापन मतलब जानने के अर्थ में होता है। तो आत्मज्ञापने, अपना परिचय देने में। आत्म मतलब अपना और ज्ञान, ज्ञापने मतलब ज्ञान देने में, परिचय देने में। धृत मौनम क्या है? मौन धारण
किए हुए हैं। धृत मौनम मतलब मौन धारण, धृत मतलब धारण, मौन मतलब मौन, तो धृत मौनम मतलब मौन धारण किए हुए हैं। स्वीयाम वाचम, स्वीयाम वाचम अपनी वाणी को, अवलंबनते सहारा लेते हैं, अवलंब, अवलंब मतलब सहारा, तो अवलंबनते मतलब सहारा लेते हैं। अंतर्बहिः साक्ष्यम, एक शब्द आता है अंतर्बहिः साक्ष्यम, अंतर मतलब अंतः मतलब अंतः अंतर, और बहि मतलब बाहर, साक्ष्य, साक्ष्य किसको कहते हैं, जो क्या क्या कहेंगे उसको, साक्षी होता है, जैसे किसी घटना का साक्षी जैसे होता है, तो अंतर बहिः साक्ष्यम, अंतर और बाहर से साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद एक शब्द है यावत शक्यम, यावत शक्यम में जितना संभव है, इसका अर्थ है जितना संभव है, और प्रस्तुवंती, प्रस्तुवंती मतलब का अर्थ है प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुवंती का अर्थ क्या है, प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से ये सारे कठिन शब्द थे इस गद्यांश के। आगे हम कुछ व्याकरण के शब्द देखते हैं। व्याकरण के शब्दों में सबसे पहला शब्द है वाग्देवता भरण भूतस्य, वाग्देवता भरण भूतस्य। इसमें हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन, भूतस्य है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, और इसके अर्थ में भी हमने देखा वाणी के, देवता के, अलंकार के, स्वरूप, तो सब में के लगा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। फिर दूसरा शब्द है आत्मज्ञापने, दूसरा शब्द है आत्मज्ञापने, तो जिस तरह से बाल के, वृक्षे ऐसे आता है, उसी तरह से ज्ञापने में सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा। आत्मज्ञापने, आत्मज्ञापन में आत्म अपना परिचय देने में आया है ना, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर एक शब्द आता है, कठिन शब्द है अंतर्बहिः साक्ष्यम, अंतर्बहिः साक्ष्यम, आपने देखा है गद्यांश में, उसका हम संधि विच्छेद करते हैं कि अंतर्बहिः विसर्ग होगा, अंतर्बहिः प्लस साक्ष्यम, ठीक है, अंतर्बहिः प्लस साक्ष्यम, अंतर्बहिः साक्ष्यम। और दूसरा शब्द है यावत शक्यम, सबसे लास्ट में आया था यावत शक्यम, तो इसमें क्या होगा इसका संधि विच्छेद, यावत, मैंने क्या इसका बताया था कि जब तक संभव हो सके, जितना संभव हो सके, तो इसका होगा यावत प्लस शक्यम, शकना के अर्थ में शक्यम, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद यावत शक्यम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यावत प्लस शक्यम। बच्चों, मैंने आप लोगों को अभी तक संस्कृत का वाचन करना सिखाया, शब्दार्थ बताए और व्याकरण के कुछ शब्द बताए। अब मैं आप लोगों को इस गद्यांश का हिंदी अर्थ बताती हूँ, गद्यांश का अनुवाद बताती हूँ। परीक्षा में अनुवाद पूछा जाता है, संदर्भ सहित अनुवाद पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों को चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगी, लेकिन अभी एक एक अनुच्छेद करके उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं, बाद में संदर्भ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं एक एक शब्द का उच्चारण, संस्कृत उच्चारण करती जाऊंगी और उसका हिंदी अर्थ आप लोगों को बताती जाऊंगी। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए और उसका उच्चारण ध्यान से सुनिए और हिंदी अर्थ ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए, वाग्देवता भरण भूतस्य, वाणी के, देवता के, आभूषण के स्वरूप, कौन है, कालिदास। कालिदास के लिए कहा गया है वाणी के, देवता के, आभूषण के स्वरूप। प्रथित यशसः, प्रसिद्ध यश वाले, प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले। कालिदासस्य, कालिदास का जन्म, जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले किस काल में,
कस्मिन जो है वो प्रदेश के साथ भी आ जाएगा, काल के साथ भी और कुले। तो कस्मिन प्रदेशे किस प्रदेश में, कस्मिन काले किस काल में, और कस्मिन कुले किस कुल में, ये आ जाएगा। ठीक है। तो कालिदासस्य जन्म कस्मिन प्रदेशे, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ, कस्मिन काले किस काल में हुआ, समय में हुआ, कस्मिन कुले किस कुल में हुआ, च और लगा है ना। तो और काले के बाद और किस कुल में अभवत हुआ, च मतलब और, अभवत मतलब हुआ। तो कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेश है, किस प्रदेश में, कस्मिन काले किस काल में, च कस्मिन कुले और किस कुल में अभवत हुआ। ठीक है। अब किंचासीत तज्जन्म वृतम, किंचासीत और क्या था उनका, तज्जन्म वृतम उनके जन्म का वृतांत, उनके जन्म की कहानी क्या है, इति सर्वम अधुना अपि, ये सब सर्वम सब, अधुना अपि आज भी क्या है, विवाद कोटिम विवाद की कोटि में, नातिक्रामति विवाद की कोटि को नहीं लांघता है, अर्थात विवाद की कोटि को नहीं लांघता है, विवाद की श्रेणी को नहीं लांघता है। मतलब क्या हुआ कि विवाद की श्रेणी में है, अभी तक इस संबंध में कोई भी विवाद स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने, इतर कवयः अन्य कवियों के, इव मतलब समान, अन्य कवियों के समान, कालिदासः कालिदास, आत्मज्ञापने अपने परिचय देने में, अपना परिचय देने में, अपने संबंध में जानकारी देने में, आत्मज्ञापने अपने संबंध में जानकारी देने में, स्वकृतिषु अपने कृतियों के संबंध में, कृतिषु, कृतिषु में सप्तमी विभक्ति है, तो स्वकृतिषु, स्व मतलब अपना, कृति, कृति मतलब रचना, कृतिषु रचनाओं में, अपने जन्म के संबंध में, अपनी रचना के संबंध में, अपने परिचय के संबंध में क्या है, प्रायः धृत मौन, प्रायः धृत मौन क्या करते हैं, प्रायः धृत मौन एवास्ति, मतलब कि मौन को धारण ही करते हैं। कालिदास ने अपने जन्म के समय संबंध में कुछ नहीं बताया है, अपने कुल के संबंध में कुछ नहीं बताया, अपने परिचय के संबंध में कुछ नहीं बताया है, तो इस संबंध में क्या है, मौन है, चुप है। अन्ये अपि कवयस् तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचम धन्यां मत्वा मौनम अवलंबते, अर्थात अन्ये अपि, अन्य भी, अपि मतलब भी, अन्य अपि अन्य भी कवियों में तन्नाम उनके नाम, संकीर्तन मात्र नाम को स्मरण करने के मात्र से ही, मात्रात एव मात्र से ही, स्वीयां वाचम अपनी वाणी को, स्वीयां वाचम अपनी वाणी को, धन्यम धन्य, मत्वा मानकर, धन्य मानकर, मौनम अवलंबनते मौन धारण कर लेते हैं। और जो कवि हैं वो भी अपनी वाणी को उनके नाम के स्मरण मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानते हैं, नाम का स्मरण करने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानते हैं तथा मौन को धारण कर लेते हैं। तथापि अंतर्वहि साक्ष्यम अनुसृत्य, तथापि फिर भी, अंतर्वहि साक्ष्यम अनुसृत्य अंतर और बाहर के साक्ष्य का अनुसरण करके, समीक्षका, समीक्षक जो समीक्षा करने वाले हैं, विद्वान लोग, समीक्षक लोग, वो कवि परिचयम महाकवि कालिदास का परिचय, कवि परिचयम महाकवि कालिदास का परिचय, यावत् शक्यम, यावत् शक्यम, यावत् शक्यम जितना संभव हो सके, प्रस्तुवंती प्रस्तुत करते हैं।
जितना संभव हो सके उतना प्रस्तुत करते हैं। किस आधार पर प्रस्तुत करते हैं? अंतः और बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करके। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद बताया है और संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद बताया है, संस्कृत के शब्दों के साथ हिंदी का अर्थ बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल हम फिर आगे के अनुच्छेद को लेकर मैं उपस्थित होंगी और आगे का अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है? अगर कोई भी गद्यांश से संबंध में कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि मैम यहाँ मुझे समझ में नहीं आया। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है? और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शेयर इसलिए करना ताकि वो बच्चे जो लॉकडाउन में बिल्कुल ही पढ़ नहीं पाते हैं, जिनका ग्रुप नहीं बन पाया है स्कूल से, तो वो लोग भी इसको देखें, इस वीडियो को, और कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें पाठ से संबंधित। ठीक है? धन्यवाद।